Hello, dear students. As per the promise made by me in my last video about headache, today I will be talking about the first important topic in the headache, that is migraine. It is spelled as migraine or migraine. Now first is about incidence. The global migraine prevalence is about 14 to 15% of the population. 14 to 15% of the population, and about 1 billion people suffer from this disease. Now out of this suffering population by migraine, females contribute 20% and males contribute about 6%. Now according to WHO, headache disorders, of which migraine is one, there are the world's second leading cause of disability in all and first among women in all age groups. मतलब कहने का ये है कि WHO ये कह रहा है कि भी हेडेक जो है ये सेकेंड लीडिंग कॉज ऑफ डिसेबिलिटी है. डिसेबिलिटी मीन्स बीमारी. पेशेंट जैसे इतना हेडेक होता है, अपने काम पे नहीं जाता, अपना काम नहीं कर सकता, सो उसके हिसाब से ये सेकेंड कॉज है डिसेबिलिटी. और फीमेल्स में ये फर्स्ट कॉज ऑफ डिसेबिलिटी बिफोर द एज ग्रुप ऑफ 40 years. पेशेंट्स ऑफ migraine, especially females, has elevated risk of ischemic stroke. तो ये भी देखने में आया है कि जो पेशेंट मिग्रेन के हैं उनका जो रिस्क स्कोर है ischemic stroke on the CV because of ischemia of the cerebral artery, cerebral substance is more. Similarly, in women, they are also having more risk of coronary artery disease as well as hemorrhagic stroke. So ये जो रिस्क स्कोर है इस्कीमिक स्ट्रोक का, ये तो सभी मिग्रेन के पेशेंट्स में ज़्यादा हो सकता है. ये भी WHO की स्टडी देखी गई है. और इन वुमेन जो मिग्रेन से अफेक्टेड हैं उनमें CAD यानी कि कॉर्नरी आर्टरी डिजीज का रिस्क और जो हेमरेजिक स्ट्रोक का रिस्क भी ज्यादा है. और एक चीज स्टडी में देखने में आया, WHO की जो स्टडी पब्लिश हुई है, कि जो ओडर्स हैं, ओडर्स का मतलब स्मेलिंग सब्सटेंस, खास तौर पे जैसे क्लींजिंग सॉल्यूशन जैसे फिनॉल है, ड्यूमेक्स है, डोरेक्स है, ये जो चीजें जो हम फर्श साफ करते हैं, अपने बाथरूम साफ करते हैं, उनकी जो स्मेल है. Similarly, various perfumes, deodorants, tobacco की स्मेल, फैब्रिक सॉफ्टनर्स की स्मेल और बॉडी गार्बेज कूड़े की स्मेल, हेयर ड्रेसिंग की जो हम वो लगाते हैं शैम्पू या कंडीशनर वगैरह, उनसे भी पेशेंट्स को जो है ये स्टिमुलेट हो जाता है मिग्रेन, और इट इज वन ऑफ द प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर. ये जो स्टडी अभी लेटेस्ट आई, सो ये तो इंसिडेंस मैंने आपको बताया एज पर द WHO स्टडीज. नाउ कमिंग टू द डेफिनेशन ऑफ मिग्रेन. नाउ मिग्रेन इज डिफाइंड एज सीवियर हेडेक. डेफिनेशन: सीवियर headache which is paroxysmal coming in episodes. Paroxysmal throbbing and
यूनिलैटरल। तो 3 इंपॉर्टेंट फीचर्स जब हेडेक में होते हैं, पेशेंट आता है हेडेक के साथ, बहुत ज्यादा सीवियर दर्द होता है। यूनिलैटरल, पेशेंट कहता है कि मेरे यहाँ पे नस ऐसे ऐसे फड़क रही है, और कहता है कि मेरे को ये एक तरह से मैं बैठा था एकदम अचानक अटैक में आ गया। और जो एरिया अफेक्टेड है यूजली इन्वॉल्विंग द टेम्पोरल एरिया ऑफ द स्कल, दिस इज अ टेम्पोरल एरिया। ये जो एरिया यहाँ पे टेम्पोरल आर्टरी जो जा रही होती है, वो टेम्पोरल आर्टरी की थ्रॉबिंग और पल्सेटिंग फीलिंग पेशेंट को महसूस होती है। So important features in definition: severe headache, paroxysmal, throbbing, unilateral, occurring in temporal area of the skull, temporal area of the skull, and sometimes associated with nausea, vomiting and visual disturbances. So जब एक पेशेंट की हिस्ट्री में ये फैक्टर्स हों तो उसको हम डायग्नोज करते हैं, मिग्रेन डायग्नोज करते हैं। और नेक्स्ट लाइन में लिखना आप लोगों को, इन सम केसेस इट मे बी बाई टेम्पोरल एंड जनरलाइज्ड। सो ये अनकॉमन फीचर है कि कभी कभी ये दोनों बाई टेम्पोरल एरिया में भी हो सकता है और जनरलाइज्ड भी हो सकता है, सारे हिस्से में हो सकता है। बट जो कॉमन प्रेजेंटेशन है दैट इज यूनिलैटरल, थ्रॉबिंग, paroxysmal, occurring in temporal area and associated with nausea, vomiting and visual disturbances. Now there are certain features which are present in some patients. They are called aura. Next time में लिखना है इसको, certain features which are present in some patients, they are called, these features are called aura or prodromal symptoms. Aura or prodromal symptoms. Now what is an aura? Aura means patient को दर्द होने से पहले कुछ फीलिंग्स आनी शुरू हो जाती हैं, उसको महसूस हो जाता है कि मेरे को आज मिग्रेन का अटैक होगा। तो क्या क्या फीचर्स हैं उस ऑरा के या प्रोड्रोमल सिम्टम के? लाइक फोटोफोबिया, फोनोफोबिया, फ्लैशिंग कलर्ड लाइट्स, आंख के आगे ऐसे लाइटें फ्लैश करते हुए दिखेगी, फ्लैशिंग कलर्ड लाइट्स इन फ्रंट ऑफ द विजुअल फील्ड। देन विजुअल फील्ड डिफेक्ट्स, उसको लगेगा कि मैं कुछ एरिया में देख ही नहीं पा रहा। These are called visual field defect. Usually they are suggestive of tunnel vision. Tunnel means जैसे हम एक सुरंग में से देख रहे हो। टनल आपने सुनी होगी, अटल टनल्स। अभी लेटेस्ट प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने इनॉग्रेशन करी थी लेह लद्दाख में, उस वाले एरिया में। तो दैट इज कॉल्ड अटल टनल। उसमें से गाड़ियां जाती हैं, ट्रक्स हैं, सब कुछ जाते हैं। सो दैट इज कॉल्ड टनल। ऐसे जवाहर टनल है एक श्रीनगर, जम्मू श्रीनगर हाईवे पे। वो टनल में क्या है, उतने एरिया में ही हमें दिखता है। सो ऐसे ही पेशेंट को जो विजुअल फील्ड डिफेक्ट है वो टनल विजन हो जाती है, उतनी बस दिखता है जैसे हम टनल में से देख रहे हैं।
और एक जिगजैग लाइंस भी विजुअल फील्ड के आगे आते हैं। जिगजैग लाइंस कैसी होती हैं? जिगजैग लाइंस, जिगजैग लाइन कैसे बनेगी? ऐसे जिसकी कोई यूनिफॉर्मिटी नहीं है। तो ये सारी चीजें जब पेशेंट को अटैक होना होता है उससे पहले उसको महसूस होने लग जाती है। पेशेंट स्टार्ट्स फीलिंग these things before the onset of actual attack. So that is called aura. एक ऑरा का कॉमन मीनिंग क्या है कि जैसे हम भगवान जी को देखते हैं, भगवान श्री राम हैं, कृष्ण जी हैं, उनके चारों तरफ आपको वो पिक्चर जो फोटो बनी होती है उसमें बहुत ज्यादा सनलाइट और सारा कुछ दिखता है। कैलेंडर में आप ध्यान से देखोगे माता की फोटो है तो उसका लगता है दैट इज कॉल्ड ऑरा। एक्चुअल उससे पहले वो मतलब दिखता है, तो दैट इज वाई इट इज लेबल्ड एज ऑरा। तो जब भगवान जैसे किसी को दर्शन देते हैं, हमारे जो ग्रंथों में लिखा है, तो उससे पहले वो ऑरा अपीयर हो जाता है उस एरिया में भगवान के, फिर उसके बाद भगवान दर्शन देते हैं। फ्रॉम वहां से हमने ये वर्ड को लिया गया है। सो इस चीज को हम कहते हैं ऑरा। सो ये जो है इस टाइप का जो पेशेंट होगा उसको हम कहेंगे मिग्रेन विद ऑरा। ये मिग्रेन विद ऑरा। This type of presentation is more common as compared to the other presentation in which there is no feature of aura. तो ये आपको समझ आ गई कि भाई जो ऑरा वाला मिग्रेन है वो मोर कॉमन है एज कंपेयर टू मिग्रेन विदाउट ऑरा। विदाउट ऑरा। अब उसके बाद हमें ये देखना है कि ये होता क्यों है। दैट इज कॉल्ड पैथोजेनेसिस। पैथोजेनेसिस ऑफ मिग्रेन। जेनेसिस मीन्स डेवलपमेंट, पैथो मीन्स पैथोलॉजी। ये डिजीज कैसे स्टार्ट होती है? राइट डाउन इनिशियली देयर इज फेज ऑफ ऑरा। जैसे मैंने बताया पेशेंट को फोटोफोबिया, फोटोफोबिया मतलब जैसे लाइट में देखेगा आंखों में दर्द होना शुरू हो जाएगा। यूनिलैटरल है तो एक साइड पे, सपोज करो उसको लेफ्ट साइड पे होता है तो लेफ्ट साइड की जो आंख से जब ऐसे देखेगा तो उसको आंख बंद कर देगा क्योंकि उसको आंख में दर्द हो रहा है। फोनोफोबिया में क्या है कि पेशेंट को कोई भी आवाज उसको पेनफुल सुनेगी। सिमिलरली आंख के विजुअल फील्ड के आगे जिगजैग लाइन दिखेंगी, फ्लैशिंग कलर्स दिखेंगे, तो ये सब चीजें ऑरा में दिखेंगी। सो दिस फेज ऑफ ऑरा इज ड्यू टू वेजोकंस्ट्रिक्शन ऑफ सेरिब्रल वेसल्स। वेजोकंस्ट्रिक्शन, जो खून की नाड़ियां ब्रेन के इस पार्ट को सप्लाई कर रही है। किस पार्ट को सप्लाई कर रही है? ऑक्सीपिटल लोब एंड टेम्पोरल लोब। टेम्पोरल। अगर आपको मैं ब्रेन की एक सेरिब्रम की पिक्चर बना के दिखाऊं, this is frontal lobe, this is parietal lobe, this is occipital, this is temporal, और ये आ गया parietal, temporal एंड occipital। तो इसमें occipital, temporal, parietal तीनों का हो। parietal। So initially there is vasoconstriction of occipital lobe vessels, temporal lobe vessels and parietal lobe vessels. Now due to vasoconstriction there will be decreased blood supply to the parts of the brain
leading to the neurological deficit or producing the features of aura. तो फोनोफोबिया, फोटोफोबिया, विजुअल डिस्टर्बेंसेस जो भी कुछ पेशेंट को हो रहा है वो वेजो कंस्ट्रिक्शन होगी इसकी, ये एरियाज की जो ब्लड वेसल्स सप्लाई कर रहा है। उसके बाद आफ्टर दिस, राइट डाउन, आफ्टर दिस later on the headache starts. So this is before headache, that is aura, prodromal symptom. Now when the headache starts, there occurs vasodilatation of the extracranial vessels. Vasodilatation. वेजोडाइलेटेशन का मतलब क्या हो गया, जो वेसल्स हैं वो डायलेट कर जाते हैं। वेजोकंस्ट्रिक्शन का मतलब सिकुड़ जाते हैं। तो इसमें वेजोडाइलेटेशन जब हो जाएगी सो व्हाट इट विल डू, दिस टेम्पोरल आर्टरी और जो ब्रेन के अंदर वेसल हैं दे विल डायलेट एंड दे प्रोड्यूस थ्रॉबिंग फीलिंग और पल्सेटिंग फीलिंग टू द पेशेंट, which leads to pulsating or throbbing feeling. This development, जो ये vasodilatation हुई extracranial vessels, ये आपको याद रखना है, ये intracranial है, ये extracranial. Extracranial means जो ब्रेन के बाहर हैं। तो जैसे टेम्पोरल आर्टरी बाहर है, यहाँ पे ये टेम्पोरल आर्टरी आप यहाँ पे रखोगे, अपने हाथ रख के देखोगे तो आपको एक यहाँ पे पल्सेशन फील हो। तो ये वेजोडाइलेटेशन जब हो जाती है तो पेशेंट को थ्रॉबिंग हेडेक शुरू हो जाता है। जो ये वेजोडाइलेटेशन है, इट हैज बीन थॉट टू बी ड्यू टू द इंक्रीज लेवल्स ऑफ 5-hydroxytryptamine, in short written as 5-HT, 5-hydroxytryptamine. This is a sort of neurotransmitter. Another name is serotonin. It's a chemical mediator. इसकी वजह से वेजोडाइलेटेशन एक्स्ट्राक्रैनियल वेसल्स की होती है। तो ये तो हो गई अब हमारी पैथोजेनेसिस ऑफ मिग्रेन। नाउ कमिंग टू द प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर्स। अब पेशेंट एक बैठा आराम से, उसको क्यों हेडेक हो रहा है? सो व्हाट कैन बी द प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर्स? प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर्स, प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर्स सबसे कॉमन तो एक होना इन पेशेंट्स में स्ट्रॉन्ग फैमिली हिस्ट्री। एक तो ये इंपॉर्टेंट फीचर है, जैसे कार्डियक केसेस में स्ट्रॉन्ग फैमिली हिस्ट्री है, ऐसे ही इन पेशेंट्स में भी स्ट्रॉन्ग फैमिली हिस्ट्री हो। नंबर 2, डाइट। It has been observed or seen or studied that certain diets precipitate the onset of this attack. For example, बड़ा कॉमन है चीज, पनीर, चॉकलेट, टी, कॉफी, अल्कोहल और बियर एंड बनाना। ये 5 चीजें, 4 ये हो गई, अल्कोहल एंड बनाना। ये 6 चीजें जो हैं they have been found to be having role in precipitation of migraine attack. अब ये बात ये नहीं है कि भी जितनी बार हम बनाना खाएंगे उतनी बार ही हमें हो जाएगा, कभी कभी ये हो सकता है। It is one of the precipitating factor, dietary factor. और आपको एक चीज और भी पता होनी चाहिए
कि जो ये प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर्स हैं सिंगल नहीं काम करता, इसमें मल्टीपल आ जाते हैं। जैसे वो पेशेंट ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग फैमिली हिस्ट्री है उसकी, अगर उसने चीज के साथ खाना खा लिया या जो आजकल चीज आता है उसमें रेस्टोरेंट्स में खाया, बहुत ज्यादा चीज के साथ प्रेपरेशंस ले ली, उसके साथ प्रेसिपिटेट हो सकता है। थर्ड फैक्टर आफ्टर डाइट, मेंटल टेंशन। थर्ड फैक्टर लिखिए, मेंटल टेंशन। मेंटल टेंशन मे बी बिकॉज ऑफ एनीथिंग लाइक वर्क प्लेस टेंशन, फैमिली टेंशन, फाइनेंशियल टेंशन। सो ये किसी भी तरह की टेंशन से प्रेसिपिटेट हो सकता है। नंबर फोर्थ इज ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स। जो लेडीज कंसेप्शन को रोकने के लिए, कॉन्ट्रासेप्शन के लिए, उसको हम कॉन्ट्रासेप्शन कहते हैं, कंसेप्शन को रोकने के लिए कॉन्ट्रासेप्शन, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव ले रही हैं, इसको हम छोटे उसमें लिखते हैं ओसीसी पिल्स। उन पेशेंट्स में भी ये इट एक्ट्स एज ए प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर। फिर कुछ लेडी पेशेंट्स में, क्योंकि दिस डिजीज मोर कॉमन इन फीमेल्स, जिस दिन मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट होनी है, ऑनसेट ऑफ मेंस्ट्रुएशन, जैसे सपोज को किसी लेडी को 24th डेट है उसकी, उससे एक दिन पहले उसको मिग्रेन हो जाएगा। दैट इज ऑल्सो कॉल्ड मेंस्ट्रुअल मिग्रेन। ऑनसेट ऑफ मेंस्ट्रुएशन से पहले या उसी दिन फर्स्ट डे, दिस इज कॉल्ड मेंस्ट्रुअल मिग्रेन। सो एक ये प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर हो गया। फिर आ गया, जैसे पीछे भी बहुत ज्यादा धूप थी, जिन दिनों में धूप होती है, एक्सपोजर टू एक्सेसिव सनलाइट। बहुत ज्यादा धूप में हमारे एक्सपोजर हो गए, हम जा रहे हैं, पैदल ही जा रहे हैं, घूमने निकल गए कहीं, तो धूप में निकल गए, तो उससे भी पेशेंट को प्रेसिपिटेट हो सकता है। तो ये जो फैक्टर्स हैं, ये सारे फैक्टर्स दे एक्ट एज प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर्स। नाउ कमिंग टू द क्लिनिकल फीचर्स। Clinical features. As you know, the most important clinical feature is headache. Now the onset of the disease, because it is common in females, it starts at the age of puberty. जिस पेशेंट में ये strong family history है या genetic inheritance है, उसमें it will start at the age of puberty. Puberty की एज फीमेल्स में 10 और 11 के आसपास आ रही है, 10 years to 11 to 13 years तक, 11 to 12 years। इंडिया में थोड़ी सी लोअर है, डेवलप्ड कंट्रीज में 13 तक चली जाती है। और एज ऑफ प्यूबर्टी में होता है, और मेल्स में जो है थोड़ा सा लेट है। सो इट इज मोर कॉमन इन फीमेल्स एंड स्टार्ट्स एट द एज ऑफ प्यूबर्टी एंड इट कैन स्टार्ट अप टू लेट मिड लाइफ। 40-45 साल तक कभी भी हो सकता है, प्यूबर्टी से स्टार्ट हो सकता है, जिसमें होना है, नहीं तो 25-30 साल में, 40 साल में, 45 तक कभी भी हो सकता है। नंबर 2, एपिसोडिक इन नेचर। मतलब एपिसोडिक का मतलब द हेडेक कम्स इन एपिसोड्स और अटैक्स ऑफ वेरिंग इंटरवल्स। वेरिंग इंटरवल्स मीन्स इट मे रिमेन फॉर डेज, इट मे रिमेन्स फॉर आवर्स, or it may remain for weeks. So it is variable in nature. Third point, important point इसमें जो है क्लिनिकल फीचर में, that is symptomatic triad। ये याद करने के लिए आसान है बनाया हुआ, symptomatic triad। triad means 3 चीजें, symptomatic triad। इसमें क्या क्या है सिम्टोमेटिक ट्रायड में? वी हैव नंबर 1 पैरोक्सिस्मल हेडेक, नंबर 2 nausea, vomiting and visual disturbances, number 3 there may be aura of focal neurological deficit। तो ट्रायड में क्या क्या है? हेडेक,
which is unilateral. As I have already told you, it is generally unilateral. Number 2, nausea, vomiting and visual disturbances, aura. Number 3, because of severe aura, there may be neurological deficits. Deficits means patient को कुछ नर्वस सिस्टम की डेफिशिएंसी हो सकती है, लाइक विजुअल डिस्टर्बेंसेस सबसे कॉमन यही रहती है। जैसे मैंने बताया, टनल विजन, विजुअल फील्ड में आपको डिफरेंट टाइप के फील्ड डिफेक्ट आ सकते हैं। एक टनल विजन में एक है जिगजैग लाइंस, फ्लैशिंग ऑफ कलर्ड लाइट्स, उसके आगे ऐसे कलर्ड घेरे दिखेंगे लाइट, तो ये सारी चीजें हो सकती हैं। इसके अलावा अदर पॉइंट्स इन क्लिनिकल फीचर्स आर हेमीप्रीसिस। हेमीप्रीसिस मीन्स आधे हिस्से का पेशेंट को वीकनेस फील होगी। हेमी मीन्स हाफ, प्रीसिस मीन्स पैरालिसिस नहीं, कमजोरी, वीकनेस। हेमीप्रीसिस टू हेमीप्लीजिया ये भी हो सकता है। कुछ पेशेंट्स में वेज़ोकंस्ट्रिक्शन इतनी हो जाती है दैट इट कैन लीड टू हेमीप्रीसिस which may progress to hemiplegia. Hemiplegia, plegia means बिल्कुल पैरालिसिस, और it may lead to speech involvement. Speech involvement में क्या आएगा? डिसआर्थरिया। पेशेंट जो आर्टिकुलेशन है वो ढंग से नहीं कर पाएगा, डिसआर्थरिया। जैसे कि डिसआर्थरिया कैसे होगा? पेशेंट को हम कहेंगे आप बोल के दिखाओ फिरोजपुर, ही विल टॉक लाइक फिरोजपुर। डिसआर्टिकुलेशन ऑफ द सेंटेंस और वर्ड, गुरदासपुर, गुरदासपुर ऐसे करके। So this is called dysarthria, or there may be dysphasia or aphasia. Dysphasia means कम बोलना, disturbed speech. Aphasia means total lack of speech. So ये जो neurological deficit हैं, हेमीप्रीसिस, हेमीप्लीजिया, then dysphasia, aphasia, dysarthria, all these neurological deficits are transient in nature. Transient means they will remain for some time and they are totally reversible. और सारे के सारे ये रिवर्ट हो जाते हैं नॉर्मली से। सो क्लिनिकल फीचर में बहुत इंपॉर्टेंट ये पॉइंट्स मैंने सिम्टोमेटिक पैड बताया, हेडेक यूनिलैटरल, देन नोजिया, वॉमिटिंग एंड विजुअल डिस्टर्बेंसेस एंड फीचर्स ऑफ न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट्स। नाउ थोड़ा सा हम हेडेक को और अगर क्वालिफाई करें तो दिस हेडेक इज ऑफ थ्रॉबिंग टाइप, दैट इज पल्सेटिंग इन नेचर, सीवियर एंड पेशेंट इज हाईली डिस्टर्ब्ड लीडिंग टू प्रोस्टेशन। इतना ज्यादा परेशान हो जाता है कि वो कहता है मैं कमरे में बैठा रहूंगा। ही ट्राइज टू रिमेन लोकलाइज्ड इन ए डार्क रूम, क्योंकि उसको जहां भी लाइट को देखता है एकदम उसको अटैक प्रेसिपिटेट हो जाता है, बढ़ जाता है। सो पेशेंट ट्राइज टू रिमेन इन द डार्क रूम। And patient is emotionally and mentally highly disturbed. Now there are certain types of migraine. ये मैंने clinical feature आपको बताए। What are the various important types of migraine? Types of migraine. Number 1 is classical migraine, जो मैंने अभी आपको describe किया, whatever I have described, that is classical migraine.
Number second is, that means with aura. This is migraine with aura. That is classical. Then second is common migraine without aura or with no aura. Second is common migraine with no aura. Third is hemiplegic migraine. Hemiplegic, जिसमें के half side of the body is paralyzed for some time. That is called hemiplegic migraine associated with prolonged headache. Then fourth is basilar migraine. Basilar migraine. As you know, there is vertebro-basilar arterial system of blood supply to the brain, that is to the back of the brain. हमारा जो ब्रेन है उसको सप्लाई आती है वर्टिब्रो-बेसिलर आर्टरी सिस्टम से और कॉमन कैरोटिड वाली जो सिस्टम है कैरोटिड आर्टरी से. तो जो वर्टिब्रो-बेसिलर आर्टरी है उसमें जब इन्वॉल्वमेंट हो, वेजोकंस्ट्रिक्शन होगी, so there will be occipital headache, यहाँ पे होगा vertigo, vomiting, diplopia and dysarthria. So the features of basilar migraine are slightly different from the classical migraine. क्या क्या features हैं? Write down. Number 1, because it supplies the vestibulocochlear part, the part which is responsible for the management of coordination of the body, so cerebellum को सप्लाई करती है, उस एरिया के लिए ये आर्टरी रिस्पॉन्सिबल होती है वर्टिब्रो-बेसिलर आर्टरी. सो व्हाट इट विल डू, इट विल लीड टू ऑक्सीपिटल हेडेक, यहाँ पे होगा पेशेंट के बहुत ज्यादा. देन वर्टाइगो मीन्स चक्कर आएंगे पेशेंट को. देन वॉमिटिंग. डिप्लोपिया मीन्स डबल विजन, डबल पेशेंट को एक चीज दो दिखेगी. एंड डिसआर्थरिया, विजुअल और सेंसिटिव डिस्टर्बेंस मे नॉट अकर. सो ये फोर्थ टाइप की कॉज हो गया, फोर्थ टाइप की मिग्रेन होगी, दैट इज कॉल्ड बेसिलर मिग्रेन. Then fifth and the last one is cluster headache. Now this is more commonly seen in males as compared to females. Almost all sufferers are males and there is pain in the vertex associated with pain in one eye. यहाँ पे पेशेंट के पेन होगा और एक आंख में दर्द होगा. Associated pain in one eye, watering from the eye and nasal congestion. So इसमें क्या क्या पॉइंट्स हैं क्लस्टर हेडेक में? पेन इन द वर्टेक्स. फर्स्ट ऑफ ऑल इट अकर्स कॉमनली इन मेल्स. राइट डाउन कॉमनली इन मेल्स. देन it is more prominent, headache is more prominent in the vertex area and one eye is more painful or area around the eye is more painful. Then tears are coming from the eye and there is nasal congestion. So this is how the migraine is classified into various types. 5 types: classical, common, then hemiplegic, basilar and cluster headache. Now coming to the last part, that is management. How to treat the patient. Number 1 is avoid the precipitating factors. सबसे इम्पोर्टेंट तो यही है कि पेशेंट को पता लग जाता है कि मैंने चॉकलेट खाई थी, मैंने कॉफी बहुत ज्यादा पी, इसकी वजह से मेरे को हेडेक हो गया था. तो सबसे पहले क्या करना है? अवॉइड द प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर्स. Number 1, avoid precipitating factors like food, chocolate, cheese, tea, coffee, etc., alcohol or beer. And if the lady is taking oral contraceptives and she is having frequent attacks of migraine, then she should avoid OCC and adopt some other
form of contraception like IUCD or something else. So number one part in the management is avoid precipitating factor. Number two, treatment of acute attack. In treatment of acute attack, we are to give NSAIDs. So commonly used is paracetamol plus metoclopramide that is Perinorm. A combination is available that is known as Metopar. Another combination which can be used is naproxen plus domperidone. Because it is headache is associated with vomiting, so metoclopramide will take care of vomiting and nausea. Similarly, domperidone take care of this, and naproxen will take care of pain. So we can use these two combinations in the initial phase of the attack. Now, say after 1 to 2 hours, patient is not getting any relief, then we can ask the patient to take ergotamine tablet 0.5 to 1 gram, 0.5 to 1 milligram sublingual. But the most important side effect is vomiting because of this drug, and it may also lead to vasoconstriction that may precipitate the headache. So सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें यही ड्रग्स यूज करना है, मीटोपार और नेप्रोक्सन और डोमपेरिडोन का कॉम्बिनेशन. एर्गोटामीन को हमें बिल्कुल लास्ट में एक रिजर्व ड्रग की तरह रखना है, बिकॉज इट इज ए टॉक्सिक ड्रग and it has certain contraindications. Write down the contraindications of ergotamine. That is very important. Ergotamine की contraindication क्या है? Number one, pregnancy. Because it is a vasoconstrictor, so it can lead to vasoconstriction of blood supply to the fetus. So that is why it is not to be given to the pregnant lady. Second is coronary artery disease. Third is peripheral vascular disease, PVD. इन 3 डिजीजेस में हमें ये ड्रग जो है नहीं देनी, रिकमेंड नहीं करनी, दैट इज कॉन्ट्राइंडिकेशन. देन सेकेंड पॉइंट इन द ट्रीटमेंट ऑफ acute attack is use of triptans. Use of triptans. The commonly used drug is sumatriptan. It is available in the form of tablet injection. So we can give to a patient who is not responding to simple NSAIDs. So sumatriptan in the dose of 50 to 100 milligram orally may be given. It may be repeated 2 to 3 times. And in patients who are severely vomiting, we can use injection also, that is 6 milligram injection and tablet 50 to 100 milligram. Another drug which can be used for acute attack is topiramate. That is also very effective, topiramate. But all these drugs, sumatriptan, topiramate, they are to be used in patients who are not responding to NSAIDs. Now, other drugs which can also be used if these drugs are not tolerated by the patient, they can be sodium valproate and amitriptyline. Sodium valproate is anti-epileptic drug. And amitriptyline is antidepressant.
ये दो ड्रग्स हम सुमाट्रिप्टन और टोपिरामेड की जगह यूज कर सकते हैं। ये तो हो गया हमारा ट्रीटमेंट पार्ट। अब पेशेंट को हमने ठीक कर दिया। पेशेंट कहता है कि सर मेरे को बहुत फ्रीक्वेंट होता है, सो मेरे को कुछ इससे बचने का बताइए। So that is called prophylaxis. How to prevent the attacks? Prophylaxis. So first common drug which is used is beta blocker. Beta blocker, that is propranolol. Propranolol in a dose of 20 to 40 milligram as long acting tablet per day. Number second drug, flunarizine. Flunarizine can be used. Number 3, antidepressant, amitriptyline. So these three drugs are used for prophylaxis. So with this I will conclude the topic of migraine. Now today I discussed about first incidence, general features and incident. Number 2, definition, precipitating factors, then types of migraine, 5 types, classical, common, then hemiplegic, basilar, and last of all कौन सी मिग्रेन लास्ट की, वो हमें 5वें नंबर पे। उसके बाद क्लिनिकल फीचर्स के बाद व्हाट इज द बेसिस ऑफ ट्रीटमेंट इन एक्यूट अटैक, देन इन प्रोफिलैक्सिस में हमें क्या क्या मेडिसिन यूज करें। यू आर टू स्टडी दिस lecture along with books, and in the past, one thing I will like to say, another thing that is left is, in the past we used to use the drug methisergite. This question is sometimes asked in the viva examination, that this methisergite was used for prevention, but because of its very heavy side effects, it is now not used. It is anti-serotonin drug. जो मैंने आपको बताया था 5-HT की वजह से होता है, ये उसके अगेंस्ट काम करती है, बट इसके साइड इफेक्ट्स बहुत ज्यादा है, इसलिए इसको बंद कर दिया, अब इसको यूज नहीं करते। सो दिस इज द लेक्चर फॉर मिग्रेन। Now wait for my next lecture, which is the next part in the headache. There are 3-4 types of headache which I am to discuss in the topic of headache. So thank you so much.